नमस्कार दोस्तों, सृष्टि क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं रजत सिंह आपका स्वागत करता हूँ। आज की क्लास में हम बात कर रहे हैं राज्य की राज व्यवस्था, जो कि हमने पिछली क्लास में भी चर्चा की थी और उसके अंदर हमने चर्चा की थी राज्यपाल के ऊपर, इसके राज्यपाल पे। तो राज्यपाल पे अगर मैं बात करूं तो हमने शुरुआत की थी, हम क्या पढ़ रहे थे? राज्य सरकार, राज्य सरकार। और राज्य सरकार की अगर बात की जाए तो ये संविधान के भाग 6 के अंदर और इसी से संबंधित अगर अनुच्छेद मैंने आपको बताया था, तो अनुच्छेद क्या से 152 से 233, तो इसको 3 भागों में बांटा गया था, और कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। तो उससे संबंधित कार्यपालिका का जो अंदर हम बात कर रहे थे, कार्यपालिका का जो पहला ही टॉपिक था वो क्या था? राज्यपाल। तो इसके ऊपर हमने पिछली क्लास में बात की थी और अनुच्छेद 152 से 159 तक हमने चर्चाएं कर दी थी। तो इसके अगर रिवीजन के तौर पर अगर देखा जाए कि 152 में क्या लिखा हुआ है, तो 152 में हमने बात की थी राज्य की परिभाषा। क्या? राज्य की परिभाषा से संबंधित हमने बात की थी। और इसके बाद अगर बात की जाए अनुच्छेद 153, 54, 55 से लेके 159 तक, तो उसमें राज्यपाल के गठन से संबंधित बात थी, या राज्य की समस्त कार्यपालिक शक्तियां किसमें निहित होगी? तो वह राज्यपाल में निहित होगी। या मैं बात करूं कि राज्यपाल की योग्यताएं क्या होगी। फिर बात करें कि इसका कार्यकाल या पद मुक्ति पे हमने बात की थी, और वैसे ही राज्यपाल की शर्तें और राज्यपाल को शपथ। तो शपथ कौन दिलाता है राज्यपाल को? तो राज्य का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वह शपथ दिलाता है। राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश द्वारा राज्यपाल को शपथ दिलाई जाती है। अगर वह अनुपस्थित है तो वरिष्ठतम न्यायाधीश द्वारा राज्यपाल को शपथ दिलाई जाती है। तो ये सब बातें हमने पिछले क्लास में हमने की थी, और आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं अब राज्यपाल की शक्तियों के बारे में। तो राज्यपाल की शक्तियां स्टार्ट करने से पहले अगर आपने सृष्टि क्लासेस के यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सृष्टि क्लासेस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं राज्यपाल की शक्तियां। राज्यपाल की शक्तियों की अगर बात की जाए तो इसके अंदर इसे 5 प्रकार की शक्तियों में विभाजित किया गया है। ये 5 प्रकार की शक्तियां कौन कौन सी हैं? कार्यपालिक शक्तियां, विधायी शक्तियां, न्यायिक शक्तियां, वित्तीय शक्तियां और स्वविवेकीय शक्तियां। तो ये हम सीक्वेंस से पढ़ेंगे। और जैसे यहां लिखा हुआ है कि राज्यपाल की जो शक्तियां राष्ट्रपति के समान ही है। क्या है? राष्ट्रपति के समान ही है। लेकिन कौन कौन सी शक्तियों को छोड़कर? कूटनीतिक शक्तियां, सैन्य शक्तियां, और बात की जाए आपातकालिक शक्तियों को छोड़कर बाकी सभी जो शक्तियां हैं राज्यपाल की राष्ट्रपति के समान ही शक्तियां है। अब हम बात करते हैं कार्यकारी शक्तियों पे। कार्यकारी शक्तियों पे अगर हम बात करें तो इसके अंदर लिखा हुआ है कि जैसे कार्यपालिका, कार्यपालिका के अंदर हम क्या क्या पढ़ते हैं? अगर हम राज्य सरकार की बात करते हैं और उसके जो हम बात करते हैं कि कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, तो कार्यपालिका के अंदर हम क्या क्या पढ़ते हैं? उसके अंदर हम बात करते हैं कि राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्री परिषद, महाधिवक्ता, ये सब हम कार्यपालिका या इनको बोलते हैं कि कार्यपालिका का हिस्सा है ये। तो उसी से संबंधित यहाँ पे राज्यपाल के पास कुछ एक शक्तियां हैं, एग्जीक्यूटिव पावर। तो इसमें बात आती है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो वह राज्यपाल करता है। कौन करता है? राज्यपाल द्वारा की जाती है। इसी के साथ साथ अगर बात की जाए कि मुख्यमंत्री के कहने पे, मतलब कि मुख्यमंत्री की सलाह पे अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी कौन करेगा? तो वह भी राज्यपाल द्वारा की जाती है। और ये कहां लिखा हुआ है? तो अनुच्छेद 164 के अंदर लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? कि राज्य के मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति है वह राज्यपाल द्वारा की जाती है। ठीक है, लेकिन जो अन्य मंत्री है उन अन्य मंत्रियों की नियुक्ति मुख्यमंत्री के कहने पे राज्यपाल द्वारा की जाती है। ठीक है, अगर बात की जाए यहाँ पे मंत्री परिषद, ये क्या है? मंत्री परिषद के सदस्य।
मंत्री परिषद, मंत्री परिषद के सदस्य हैं। ये टॉपिक हम आगे भी पढ़ेंगे, मंत्री परिषद, या मैं बात करूं मुख्यमंत्री, तो उसी में भी हम इसी बात पे और चर्चा करेंगे। वैसे ही बात आती है कि मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्यों की नियुक्तियों भी राज्यपाल द्वारा की जाती है। तो उसके अंदर यहाँ पे ये लिखे हुए हैं, क्या क्या है, महाधिवक्ता। क्या है, महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है, तो वह राज्यपाल द्वारा की जाती है। और इसका जिक्र कहाँ किया हुआ है, तो अनुच्छेद 165 के अंदर इनका जिक्र किया हुआ है। अगर मैं बात करूं वेतन भत्ते, वेतन भत्ते और सेवा शर्तें, क्या, वेतन भत्ते व सेवा शर्तें, इन सभी का निर्धारण, इन सभी का निर्धारण कौन करता है, यह भी राज्यपाल द्वारा, राज्यपाल द्वारा किया जाता है। ठीक है, फिर बात करते हैं वैसी आरपीएससी, क्या है ये, राजस्थान लोक सेवा आयोग। तो राजस्थान लोक सेवा आयोग के अंदर बात की जाए तो ये कहां लिखा हुआ है कि इनकी नियुक्ति, किनकी, सदस्य एवं अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, राज्यपाल के द्वारा। कहां लिखा हुआ है, अनुच्छेद 315, अनुच्छेद 315। तो अनुच्छेद 315 के अंदर अगर मैं बात करूं तो इसी के अंदर हम यूपीएससी और जेपीएससी और या बात करें स्टेट पीएससी का जिक्र किया हुआ है। उसके बाद अगर बात की जाए तो लोकायुक्त, क्या है ये, लोकायुक्त। लोकायुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो वह भी राज्यपाल द्वारा की जाती है। फिर बात आती है राज्य निर्वाचन आयुक्त, क्या है ये, राज्य निर्वाचन आयुक्त। ये किसके अंडर काम करता है, तो यहाँ पे बात आती है केंद्रीय, क्या है, केंद्रीय या राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग, निर्वाचन आयोग। ठीक है, तो यहां इसी के अंडर यह कार्य करते हैं। और राज्य निर्वाचन आयुक्त, क्योंकि ये एक सदनीय है, क्या है ये, एक सदस्यीय संस्थान है, एक सदस्यीय संस्थान है। तो उसके अंदर कौन होता है राज्य में, राज्य निर्वाचन आयुक्त होता है। इनकी नियुक्ति भी किनके द्वारा की जाती है, राज्यपाल द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। फिर हम बात करते हैं विश्वविद्यालयों के कुलपति, क्या है, विश्वविद्यालयों के कुलपति, इनकी नियुक्ति भी राज्यपाल द्वारा की जाती है। अगर बात की जाए राज्यपाल, तो राज्यपाल क्या होता है, कुलाधिपति, कुलाधिपति होता है सभी विश्वविद्यालयों का। ठीक है, विश्वविद्यालयों के कुलपति की नियुक्ति भी किसके द्वारा की जाती है, तो राज्यपाल के द्वारा की जाती है। लेकिन राज्यपाल खुद क्या होता है, विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति होता है। फिर अगर बात की जाए राज्य महिला आयोग, राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष व सदस्य, क्या है, अध्यक्ष व सदस्य। जैसे बात करें इसके अंदर क्या होता है, एक अध्यक्ष होता है और 3 सदस्य होते हैं। फिर वैसे बात करें एक और, ये क्या है, सचिव। तो इसके अंदर कितने सदस्य हुए, 1+4 भी हम इसे कह सकते हैं। तो ये भी सचिव होते हैं, क्या ये, सचिव। तो वैसे ही अगर बात की जाए इनकी नियुक्ति भी किनके द्वारा की जाती है, तो राज्य सरकार के कहने पे राज्यपाल द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। फिर बात आती है राज्य सूचना आयोग, राज्य सूचना आयोग के अध्यक्ष व सदस्य। और बात की जाए राज्य मानवाधिकार आयोग, राज्य मानवाधिकार आयोग व अध्यक्षों के, अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति भी किसके द्वारा, राज्यपाल द्वारा की जाती है। ठीक है, इसके बाद अगर बात करें हम राज्यपाल अपनी कार्यकारी शक्तियां, ये कार्यपालिक शक्तियों के बारे में बात हो रही है यहाँ पे, कार्यकारी शक्तियों के निर्वहन, निर्वहन हेतु नियम, नियम व कार्यों का बंटवारा भी कर सकता है। कहां लिखा हुआ है ये, 166 के तहत, क्या लिखा हुआ है, 166। हम जो कार्यकारी या बात करूं कार्यपालिका, तो कार्यपालिका की बात हम कहां करते हैं, अनुच्छेद 152 से 167 तक हम क्या बात करते हैं, कार्यपालिक शक्तियों के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर बात की जाए कि कार्यकारी शक्तियों के निर्वहन हेतु,
ठीक है, तो वह कार्यों का बंटवारा कर सकता है। बंटवारा कैसे कर सकता है? अगर राज्य के अंदर बात की जाए तो मंत्री परिषद, ठीक है, अलग अलग मंत्रियों के अंदर वह कार्यों का बंटवारा कर सकता है। अब मंत्री परिषद अगर बात करें कैबिनेट सदस्य, तो कैबिनेट सदस्य होते हैं, उन्हीं के साथ साथ वहां पे उन्हें अतिरिक्त प्रभार, जैसे बात करें कि राज्य मंत्री या स्वतंत्र प्रभार के रूप में, तो अलग अलग मंत्रियों को यह कार्यभार बांट दिया जाता है। क्यों? क्योंकि अपनी कार्यपालिक जो शक्तियां होती हैं उनके निर्वहन के लिए। ठीक है, फिर बात करें राज्यपाल, मुख्यमंत्री से प्रशासनिक गतिविधियों की जानकारी मांग सकता है। क्या है? प्रशासनिक गतिविधियों की जानकारी मांग सकता है। ये कहां लिखा हुआ है? अनुच्छेद 167 के अंदर, कि राज्य के अंदर जो प्रशासनिक जो गतिविधियां होती है, जो भी कार्य किए गए हैं या नहीं किए गए हैं, तो उनसे संबंधित कोई भी रिपोर्ट की अगर बात की जाए तो वह राज्यपाल मांग सकता है। अगर कोई भी कॉन्फिडेंशियल अगर बात हो या रिपोर्ट हो, तो उसकी जानकारी देने के लिए अगर बात की जाए कि मुख्यमंत्री बाध्यकारी नहीं, इस बात का भी थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं उसके बाद लिखा हुआ है यहाँ पे अनुच्छेद 356। अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन के दौरान केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में शासन करता है। अब ये 356 किसी राज्य में लगता है तो इसका मतलब क्या हुआ? वहां पे संवैधानिक, क्या है? संवैधानिक तंत्र की विफलता। क्या है? विफलता। संवैधानिक तंत्र की विफलता के कारण, क्योंकि वहां पे राजनीतिक उठापटक हो रहा है, तो इसी के कारण केंद्र सरकार की ओर से राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है। क्या? राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है। अब आप देखो कि केंद्र सरकार का जो राज्य के अंदर जो एजेंट होता है, क्या? एजेंट की अगर बात की जाए तो कौन होता है? वह राज्यपाल होता है। कहां का? केंद्र सरकार। केंद्र सरकार का जो एजेंट होता है वो कौन होता है? राज्यपाल। तो यहां पे जो, अब मान लो कि राष्ट्रपति शासन लगा है, किसी राज्य के अंदर राष्ट्रपति शासन लगा है, तो उसकी जो सारी शक्तियां, कार्यकारी शक्तियां, किसके पास आ जाएंगी? राज्यपाल के पास आ जाएंगी। तो अब वह, मतलब क्या हुआ कि उसके पास अब कार्यकारी शक्तियों का मतलब बढ़ोतरी होगी, एक तरह से उसी के पास आ चुकी है। तो वहीं से ये निकल के आया कि अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन के दौरान केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में वह शासन करता है। विधायी शक्तियां, एक मिनट इसको हम वापस से देखते हैं ना, क्या क्या पढ़ा है हमने। हमने बात की है कि कार्यकारी शक्तियां, इसके अंदर मुख्यमंत्री की नियुक्ति और मुख्यमंत्री के कहने पे अन्य मंत्रियों की नियुक्ति, और उसके साथ साथ हमने बात की है कि मुख्यमंत्री की सलाह पर इन सब जो आयोग लिखे हुए हैं यहाँ पे, इन आयोगों के जो अध्यक्ष एवं सदस्य होते हैं उनकी नियुक्ति भी राज्यपाल द्वारा की जाती है। और फिर बात आती है कि यहाँ पे कार्यकारी शक्तियों के निर्वहन के लिए वह अपने कार्यों का आवंटन भी कर सकता है मंत्रियों के अंदर। फिर बात करें कि अपनी प्रशासनिक जो गतिविधियां होती है उनकी जानकारी वह किससे मांग सकता है? मुख्यमंत्री से मांग सकता है। क्योंकि राज्यपाल तो एक तरह से अगर बात की जाए तो संवैधानिक प्रमुख है, सिर्फ और सिर्फ नाम मात्र का प्रमुख है। राज्य का जो वास्तविक प्रमुख है वो कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। फिर बात करें अनुच्छेद 356 के तहत वह केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में अपना प्रतिनिधित्व करता है। अब हम बात करते हैं विधायी शक्तियों के बारे में। क्या लिखा हुआ है? विधायी शक्तियां। तो विधायी शक्तियां, हम विधायिका की अगर बात करें तो विधायिका का जिक्र हम कहां करते हैं? विधायिका। तो विधायिका को हम कौन से अनुच्छेद के तहत पढ़ते हैं? अनुच्छेद की अगर मैं बात करूं तो 168 से 213 यही पढ़ते हैं ना। तो विधायी शक्तियों की अगर बात की जाए तो यहाँ पे लिखा हुआ है विधानसभा। विधानसभा, अगर मैं बात करूं विधानमंडल, क्या?
विधानमंडल, तो इसके अंदर दो सदन होते हैं क्या, विधानसभा एवं विधान परिषद। अब जिस भी राज्य के अंदर विधान परिषद नहीं है तो वहां पे विधानसभा मतलब एकल सदनीय विधानमंडल होगा। क्या होगा, एकल सदनीय विधानमंडल होगा। तो यहीं से अगर राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान में विधान परिषद है या नहीं, तो यहाँ पे नहीं है। इसलिए हम विधानमंडल की अगर बात करें तो एकल सदनीय, क्या, सिर्फ और सिर्फ विधानसभा। तो वहीं से बात करें कि विधानसभा का सत्र बुलाना, क्या, सत्र बुलाना, और इसी को हम कहते हैं आहूत करना। क्या है, सत्र को आहूत करना, कि सत्र को बुलाना। फिर लिखा हुआ है यहाँ पे सत्रावसान करना, सत्र को समाप्त करना। क्या ये, सत्र को बुलाना और सत्र को समाप्त करना, तो ये किसके काम है, सिर्फ और सिर्फ राज्यपाल के पास ये पावर है। और कौन सी शक्तियां हैं ये, तो विधायी शक्तियां। ठीक है, वैसे ही बात करें तो वह विधानसभा को भंग भी कर सकता है। क्या कर सकता है, विधानसभा को भंग भी कर सकता है। एक तो विधानसभा का वह सत्र बुला सकता है और सत्र को सत्रावसान कर सकता है, या मतलब समाप्त कर सकता है। या बात करें विधानसभा के सत्र को या विधानसभा को वह भंग कर सकता है। तो ये बात अगर बात की जाए, ये कहाँ लिखा हुआ है, तो अनुच्छेद 174 के अंदर लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, अनुच्छेद 174 के अंदर विधानसभा के सत्र को बुलाना, सत्रावसान करना या विधानसभा को भंग करना। फिर बात करें विधानसभा में अभिभाषण, क्या है, अभिभाषण कर सकता है और संदेश भेज सकता है। किसे, विधानसभा विधान परिषद को वह संदेश भेज सकता है। अभिभाषण की बात कर रहे हैं यहाँ पे। जब पहला सत्र होता है ना, तो उसके कोई भी सत्र की अगर मैं बात करूं तो सत्र के अंदर सबसे पहले जो भाषण दिया जाता है उसको अभिभाषण। ठीक है, तो विधानसभा में जो अभिभाषण करता है वो कौन करता है, राज्यपाल। अब ये बात कहाँ लिखी हुई है, तो ये लिखा हुआ है अनुच्छेद 175 के अंदर। कहाँ लिखा हुआ है, अनुच्छेद 175 के अंदर लिखा हुआ है विधानसभा में अभिभाषण और संदेश भेजना। ठीक है, फिर हम बात करें कि विधानमंडल, विधानमंडल मैंने आपको अभी बताया, विधानमंडल में दो सदन। ठीक है, उसके अंदर विशेष अभिभाषण, ये विशेष अभिभाषण क्या होता है कि किसी भी, यहाँ पे बात की जाए विधानमंडल तो मतलब किसी भी सदन जिसको हम बोलते हैं संवेद सदन, या बात करें कि यहां मैं लिखूं, मान लो विधानसभा या विधान परिषद। ठीक है, तो यहां पे इसको ऐसे लिखा जाता है संवेद, संवेद या एकल, एकल सदन, एकल सदन की मतलब यहाँ पे बात हो रही है विधानमंडल में विशेष अभिभाषण देगा। अब ये विशेष अभिभाषण कब दे सकता है, तो वह दोनों सदनों को एक साथ बैठाकर, मतलब कि संवेद रूप से या अलग अलग, अलग अलग बात करें तो एकल सदन। ठीक है, उनको अलग अलग वह विशेष अभिभाषण दे सकता है। अब ये विशेष अभिभाषण कब दिया जाता है, तो साल का जो पहला सत्र बुलाया जाता है उसके अंदर जो दिया जाता है वो क्या होता है, विशेष अभिभाषण होता है। या मैं बात करूं कि चुनावों के बाद, चुनावों के बाद जो प्रथम बैठक होती है, चुनावों के बाद जो प्रथम बैठक होती है उसके अंदर जो अभिभाषण दिया जाता है वह कौन सा होता है, चुनाव के बाद प्रथम बैठक। या बात की जाए साल का, साल का प्रथम सत्र। ठीक है, यहाँ पे विशेष अभिभाषण दिया जाता है। फिर लिखा हुआ है यहाँ पे विधेयकों को अनुमति, क्या है, विधेयकों को अनुमति। अब देखो यहाँ पे अगर मैं अनुच्छेद की बात करूं तो यहाँ पे लिखा हुआ था 174 ये रहा, और यहाँ लिखा हुआ था 175। यहाँ पे कौन सा अनुच्छेद है, 176। 176 नंबर अनुच्छेद में लिखा हुआ है कि विशेष अभिभाषण दे सकता है। फिर बात करते हैं विधेयकों को अनुमति देता है, विधेयकों को
अनुमति देता है और राष्ट्रपति के लिए विधेयक को आरक्षित रखा जाता है या रख सकता है। तो ये बात कहाँ लिखी हुई है? तो अनुच्छेद 200 के अंदर। ठीक है, अब अनुमति देता है, अगर मैं बात करूं तो उसके पास क्या क्या अधिकार है? तो उसके पास, किसके पास? हम राज्यपाल की बात करें तो राज्यपाल कोई भी विधेयक को स्वीकार कर सकता है, अस्वीकार कर सकता है, और इसी के साथ वह पुनर्विचार के लिए भी भेज सकता है। और तो और इसके पास एक चौथा ऑप्शन भी है, वो क्या है? कि वह राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रख सकता है किसी भी विधेयक को। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं वित्तीय शक्तियां। अब देखो, वित्तीय शक्तियों से पहले हम एक बार इसको थोड़ा सा और देख लेते हैं। हमने क्या पढ़ा है अभी? विधायी शक्तियां। विधायी शक्तियों की अगर हम बात करें तो उसके अंदर लिखा हुआ था विधानसभा का सत्र बुलाना, सत्रावसान करना या विधानसभा को भंग करना। फिर मैं बात करूं तो उसके अंदर वह क्या, विधानसभा के अंदर वह अभिभाषण दे सकता है। कौन? राज्यपाल की हम बात कर रहे हैं। इसी के साथ अगर बात की जाए कि वह विशेष अभिभाषण भी दे सकता है। विशेष अभिभाषण का मतलब हुआ कि चुनावों के बाद जो प्रथम बैठक होगी उसके अंदर, या बात की जाए साल का जो पहला ही सत्र होता है उसके अंदर राज्यपाल द्वारा विशेष अभिभाषण दिया जाता है। फिर अगर बात की जाए कि यहाँ पे लिखा हुआ है 200, अनुच्छेद 200, अनुच्छेद 200 के तहत क्या है? वह किसी भी विधेयक को अनुमति दे सकता है। उसके पास 3 तरह की शक्तियां हैं विधेयक से संबंधित। कौन कौन सी है वह शक्तियां? कि वह विधेयक को स्वीकार कर सकता है, अस्वीकार कर सकता है और पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। इसके अलावा भी एक और शक्ति है, वो क्या है? कि वह राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रख सकता है किसी भी विधेयक को। ठीक है, तो ये सब हम कहाँ पढ़ते हैं? विधायी शक्तियों के अंदर हम पढ़ते हैं। विधायी शक्तियों के अंदर हम इसे पढ़ते हैं। अब इसके अलावा अगर मैं थोड़ा सा आपको और बताऊं तो हम यहाँ पे बात करते हैं अनुच्छेद 213। अनुच्छेद 213 में क्या लिखा हुआ है? अध्यादेश जारी करने की, अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसके पास है? ये राज्यपाल के पास। अब ये अध्यादेश जारी कब कर सकता है? तो ये कर सकता है जब विधानसभा का सत्र नहीं चल रहा हो। विधानसभा का सत्र नहीं चल रहा हो उस समय वह राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। अब ये अध्यादेश जारी कर सकता है, ठीक है, तो ये कब तक लागू रह सकता है? अगर बात करें इसकी आयु सीमा, किसकी? अध्यादेश की आयु सीमा। तो आयु सीमा क्या होती है? इसकी आयु सीमा होती है 6 माह है। क्या होती है? 6 माह है। लेकिन अगर बात की जाए कि इसके बाद अगर सत्र चालू हो जाता है, सत्र आहूत हो जाता है कि विधानसभा का सत्र अब चालू है, तो उसके तहत इसे फिर 42 दिन तक और बढ़ाया जा सकता है। 42 दिन मतलब 6 सप्ताह है। 6 सप्ताह तक इसे और बढ़ाया जा सकता है। तो ये क्या है? अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, एक तरह से कानून बनाने की। क्या ये? अस्थायी कानून। क्योंकि कानून अगर नॉर्मली हम बात करें तो वो कैसे बनता है? जैसे अगर 2 सदन है, जैसे अगर मान लो केंद्र सरकार में अगर हम बात करते हैं कि कोई भी किसी भी तरह का अगर कानून बनाना है तो क्या करते हैं? लोकसभा में विधेयक लाया जाता है, वहां से पास होने के बाद राज्यसभा में जाता है, राज्यसभा में पास होने के बाद राष्ट्रपति के पास जाता है, और राष्ट्रपति जब उस पर हस्ताक्षर करता है उसके बाद एक वह अधिनियम के रूप में लागू हो जाता है। वैसे ही हम राज्य सरकार के अंदर अगर बात करें तो 2 सदन की अगर बात करें, विधानसभा और विधान परिषद। लेकिन अगर एक सदनीय विधानमंडल है तो वहां पे विधानसभा में इस पे चर्चा होती है। पर अगर विधानसभा का सत्र ही नहीं चल रहा हो तो एक तरह से मान लो कि हमें कानून की आवश्यकता है। ठीक है, कानून की आवश्यकता है और विधानसभा का सत्र नहीं चल रहा है,
तो ये पावर किसके पास है? राज्यपाल के पास पावर है कि वह अध्यादेश जारी कर सकता है। उस अध्यादेश को हम क्या कहते हैं? अस्थायी कानून। ये कब तक लागू रह सकता है? तो बात आती है 6 माह तक यह लागू रह सकता है। इसके बाद अगर मान लो सत्र लागू हो गया, सत्र विधानसभा का सत्र चल पड़ा, तो उस समय वह 42 दिन तक, कितने दिन? 42 दिन तक और लागू रह सकता है। अब 42 दिन का मतलब हुआ यहाँ पे 6 सप्ताह है, तो 6 सप्ताह तक। तो इसकी टोटल जो आयु सीमा है वो क्या होगी? 6 माह है, 6 सप्ताह है। ये क्वेश्चन आया हुआ है भाई, इसके अंदर थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि इसके अंदर जो ऑप्शन थे वो क्या थे? 6 माह है और 6 सप्ताह है, या 6 या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सी ऑप्शन है वो है सही है। ठीक है। अब इसी के साथ अगर थोड़ा सा और हम बात करें कि विधान परिषद के अंदर वह सदस्यों को मनोनीत करता है। कौन? राज्यपाल। क्या करता है राज्यपाल? विधान परिषद के अंदर कितने सदस्यों का मनोनयन किया जाता है यहाँ पे? तो यहाँ पे बात आती है कि 1/6 सदस्यों का मनोनयन किया जाता है। तो किसके द्वारा किया जाता है? ये राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। अब अगर बात की जाए कि विधान परिषद, तो इसका जिक्र हम कहां करते हैं? अनुच्छेद 171 2 के अंदर मैं बात करूं तो उसके अंदर हम इसका जिक्र करते हैं। और इसके अंदर अगर बात की जाए कि मनोनयन किया जाता है तो वो कौन कौन से फील्ड से आते हैं? कला, साहित्य, समाज सेवा, विज्ञान और इसी के साथ साथ सहकारिता। क्या क्या है? यहां पे बात की जाए कि कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा और इसी के साथ साथ यहाँ पे सहकारिता क्षेत्र से 1/6 सदस्यों का मनोनयन किया जाता है। और अगर ये बात की जाए कि कौन से अनुच्छेद में लिखा हुआ है, तो 171(3) में लिखा हुआ है। कहां लिखा हुआ है? अनुच्छेद 171(3) के तहत विधान परिषद के अंदर सदस्यों का मनोनयन किया जाता है। कितने सदस्यों का? तो 1/6 सदस्यों का यहाँ पे मनोनयन किया जाता है। तो इसी के साथ आपको थोड़ा सा यहाँ पे विधायी शक्तियों के बारे में भी कुछ पता चला। उसके बाद हम बात करते हैं वित्तीय शक्तियां। वित्तीय शक्तियां क्या है? वित्तीय शक्तियों के अंदर बात आती है प्रतिवर्ष, क्या? प्रतिवर्ष विधानसभा में बजट रखवाता है। अब ये बजट, नॉर्मली इसे हम बजट नहीं कहते हैं, इसे कहा जाता है वार्षिक वित्तीय विवरण। क्या है ये? वार्षिक वित्तीय विवरण। बजट को क्या कहा जाता है? वार्षिक वित्तीय विवरण। तो ये क्या है? प्रतिवर्ष विधानसभा के पटल पर रखवाता है। कौन? राज्यपाल। फिर बात आती है राज्य वित्त आयोग का गठन भी किया जाता है। राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है। अब ये राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है अगर आपने, हम बात करें 73वां और 74वां, ये जो संविधान संशोधन हुए थे, उसके तहत इनको संविधान में जगह दी गई। और यहां पे अगर बात की जाए 243 आई और 243 वाई के तहत, ये तो 73वें संविधान संशोधन, मतलब बात की जाए जो ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की अगर हम बात करते हैं तो उसके तहत, और ये
शहरी या नगरीय निकायों के तहत 243 के अंदर राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया और हर 5 वर्ष बाद, क्या है ये, 5 वर्ष बाद इनका गठन किया जाता है। फिर बात आती है धन विधेयक। धन विधेयक केवल राज्यपाल की पूर्व अनुमति से ही विधानसभा में पेश किया जाता है। क्या है ये, धन विधेयक राज्यपाल की पूर्व अनुमति से। अब मान लो धन विधेयक प्रस्तुत किया गया, तो क्या धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटाया जा सकता है क्या? तो पुनर्विचार के लिए नहीं लौटाया जाता, क्योंकि यहां पे लिखा हुआ है धन विधेयक जो है पूर्व अनुमति से, किसकी, राज्यपाल की पूर्व अनुमति से ही पेश किया जाता है। फिर यहां लिखा हुआ है राज्य की आकस्मिक निधि। राज्य की आकस्मिक निधि, एक हम बात करते हैं संचित निधि और उसी के साथ साथ हम बात करते हैं आकस्मिक निधि। संचित निधि की अगर बात की जाए तो उसके ऊपर राज्य सरकार का कंट्रोल होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आकस्मिक निधि की अगर बात की जाए तो इसके ऊपर कंट्रोल किसका होता है, सिर्फ और सिर्फ राज्यपाल का ही कंट्रोल यहाँ पे होता है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं उसके बाद न्यायिक शक्तियां। क्या बात करते हैं, न्यायिक शक्तियां। अब न्यायिक शक्तियों के अंदर अगर बात की जाए तो उसमें लिखा हुआ है कि क्षमा, लघुकरण, विराम, परिहार, पर विलंबन की शक्तियां। क्या कहता है ये, कि जिन अपराधों पर राज्य की कार्यपालिक शक्तियों का विस्तार है, क्या है, राज्य की कार्यपालिक शक्तियों का विस्तार है, उसमें दोष सिद्ध व्यक्ति को, उसमें दोष सिद्ध व्यक्ति को वह क्या कर सकता है, क्षमा कर सकता है, लघुकरण कर सकता है, विराम कर सकता है, परिहार की सजा दे सकता है या पर विलंबन। अब बात करें कि क्षमा क्या होता है। क्षमा की अगर बात की जाए तो यह होता है आम माफी। क्या है ये, आम माफी। और अगर बात की जाए लघुकरण की तो ये लघुकरण क्या है, तो लघुकरण एक तरह से कि प्रकृति में किसी भी प्रकार का चेंज नहीं होगा। यहाँ पे क्या है, प्रकृति में परिवर्तन। और अब बात की जाए प्रकृति, क्या है, प्रकृति में परिवर्तन। प्रकृति में परिवर्तन का मतलब हुआ कि अगर मान लो उसे 4 साल का कठोर कारावास की सजा मिली हुई है, किसी अपराधी को अगर बात की जाए जिसपे दोष सिद्ध हुआ है, उस व्यक्ति को 4 साल की सजा मिली हुई है, 4 साल का कठोर कारावास की सजा मिली हुई है, तो उसकी प्रकृति में चेंज किया जा सकता है कि उसे 2 साल का कठोर कारावास की सजा दी जाए। क्या, प्रकृति में चेंज किया गया। फिर आती है विराम। विराम के अंदर बात की जाए प्रकृति और सजा, प्रकृति और सजा दोनों को ही चेंज किया जाता है। प्रकृति और सजा दोनों को चेंज किया जाता है। जैसे 10 साल के अगर कठोर कारावास की सजा है तो उसको हम 5 साल के साधारण कारावास की सजा में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। वैसे ही अगर बात की जाए परिहार, तो परिहार क्या है, परिहार के अंदर प्रकृति को चेंज नहीं किया जाता है, प्रकृति को चेंज नहीं किया जाता है। वैसे ही बात की जाए पर विलंबन, तो पर विलंबन एक तरह से क्या है, अस्थाई, अस्थाई रोक है। क्या है ये, अस्थाई रोक है कि किसी को अगर फांसी की सजा देनी है तो उसके ऊपर राज्यपाल कुछ समय के लिए पाबंद कर सकता है कि उसे अस्थाई रोक लगा सकता है। फिर बात आती है सैन्य न्यायालय द्वारा अगर कोई भी किसी भी प्रकार की सजा दी गई है तो उसे राज्यपाल माफ नहीं कर सकता है, या बात करें आम माफी की सजा वह नहीं दे सकता है। वैसे ही बात की जाए मृत्यु दंड, अगर किसी मृत्यु दंड की सजा मिली हुई तो उसे भी वह माफ क्षमा नहीं कर सकता है, कौन, राज्यपाल। अगर बात करें हम उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति को परामर्श दे सकता है। किससे संबंधित बात की यहाँ पे, उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अगर नियुक्ति करनी हो तो नियुक्ति करता कौन है, मान लो राज्यपाल नियुक्ति करता है। कौन करता है, राज्यपाल। किसके कहने पे, राष्ट्रपति के कहने पे राज्यपाल नियुक्ति करता है। किनकी, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है, तो उससे संबंधित वह राष्ट्रपति को परामर्श भी दे सकता है। फिर बात आती है जिलों में न्यायाधीश, जिलों में
न्यायाधीशों की नियुक्ति या पदोन्नति में उच्च न्यायालय से परामर्श, मतलब उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है, सीजे से परामर्श कर सकता है कि जिला जो न्यायाधीश है उनकी नियुक्ति या पदोन्नति हम कैसे कर सकते हैं, उससे संबंधित वह उच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है। उसके बाद अगर बात की जाए स्वविवेकीय शक्तियां हैं कि यहाँ पे वह राज्य के मंत्री परिषद की परामर्श या सलाह है, क्या है, परामर्श या सलाह को नहीं मानेगा, अपनी स्वविवेकीय शक्ति के आधार पर वह फैसला लेगा। तो उसके अंदर वह शक्तियों का किस प्रकार से प्रयोग कर सकता है, तो वह प्रयोग कर सकता है कि यहाँ पे लिखा भी हुआ है मंत्री परिषद के परामर्श से नहीं करेगा। तो अनुच्छेद 200 हमने पढ़ा था क्या, अनुच्छेद 200 के तहत किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए रखना, मतलब राष्ट्रपति के लिए वह सुरक्षित रख सकता है। जैसे नॉर्मली अगर हम इसमें क्या पढ़ते हैं कि उसके पास शक्ति क्या है, विधेयक से संबंधित वह स्वीकार कर सकता है, अस्वीकार कर सकता है या पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। लेकिन स्वविवेकीय शक्ति के आधार पर वह क्या कर सकता है, राष्ट्रपति के विचार के लिए उसे आरक्षित रख सकता है। फिर बात आती है एक बार विधेयक को विधानमंडल के समक्ष पुनर्विचार हेतु भेजना, पुनर्विचार के लिए भी भेज सकता है, वह क्या है, पुनर्विचार के लिए भी भेज सकता है। फिर बात आती है राष्ट्रपति शासन की सिफारिश, हमने राष्ट्रपति शासन की बात की थी क्या, अनुच्छेद 356 के तहत अगर राज्य के अंदर संवैधानिक तंत्र की विफलता होती है तो वहां पे वह राष्ट्रपति से कह सकता है कि राज्य के अंदर राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, जिससे क्या होता है, जो राज्य की जो सारी शक्तियां हैं वो राज्यपाल के पास आ जाती है और उससे उसकी जो कार्यपालिक शक्तियां हैं उसके अंदर बढ़ोतरी हो जाती है। फिर बात करें अध्यादेश को राष्ट्रपति की अनुमति के लिए आरक्षित रखना, अध्यादेश जारी करता है क्या राज्यपाल, तो ये हमने पढ़ा था अनुच्छेद 213 के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है, लेकिन उसे अनुमति के लिए रख सकता है कि राष्ट्रपति से विचार विमर्श भी कर सकता है उस अध्यादेश के ऊपर। विधानसभा में किसी भी दल को अगर पूर्ण बहुमत नहीं है तो वह मुख्यमंत्री की नियुक्ति कर सकता है, मुख्यमंत्री की वह नियुक्ति कर सकता है, लेकिन उसे टाइम दिया जाता है कि इतने टाइम के अंदर वह बहुमत सिद्ध करे और अपनी सरकार को कंटिन्यू कर सकता है। और उसके बाद थोड़े से ये फैक्ट हैं, ये आप देखो कि राष्ट्रपति शासन अभी तक राजस्थान के अंदर कितनी बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है, तो बात आती है 4 बार। ये 4 बार कब कब लगा अभी, तो 13 मार्च 67 से 26 अप्रैल 67 तक। तो उसके अंदर हमें ध्यान सिर्फ ये 2 ही पॉइंट रखने हैं कि मुख्यमंत्री कौन था और राज्यपाल कौन था। तो राज्यपाल यहाँ पे हुकुम सिंह और इनके बाद फिर कौन आए, संपूर्णानंद। और वैसे ही दूसरी बार अगर जो राष्ट्रपति शासन लगा था वह कब लगा था, 77 से 77 कब, 30 अप्रैल से 21 जून तक। अब ये लगा है 13 मार्च से 26 अप्रैल तक और यहाँ पे अप्रैल से जून तक। तो इन दोनों में से सबसे छोटा कौन सा हुआ, सबसे छोटे कार्य काल के रूप में राष्ट्रपति शासन लगा था। यहां पे मुख्यमंत्री कौन थे, भैरों सिंह शेखावत। और बात आए राज्यपाल की, तो राज्यपाल कौन थे, वेदपाल त्यागी और इनके बाद फिर रघुकुल तिलक। तीसरी बार जब यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगा तो कब लगा था, 17 फरवरी 80 से 5 जून 80 तक। इस समय मुख्यमंत्री की बात की जाए तो भैरव सिंह शेखावत और राज्यपाल की बात की जाए तो रघुकुल तिलक। फिर चौथी बार कब लगा, 15 दिसंबर 92 से 3 दिसंबर 93 तक। इस समय
मुख्यमंत्री की बात की जाए तो भैरव सिंह शेखावत, और राज्यपाल की बात की जाए तो 3 कौन कौन से हैं, एम चन्ना रेड्डी, धनिक लाल मंडल, फिर बलिराम भगत। और ये सबसे लंबे कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति शासन था, सबसे लंबे कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति शासन था। लास्ट में जो 3, जो दूसरा, तीसरा और चौथा जो राष्ट्रपति शासन लगा था, उनके अंदर मुख्यमंत्री की बात की जाए तो भैरव सिंह शेखावत, भैरव सिंह शेखावत और भैरव सिंह शेखावत ही थे। ठीक है, तो यहाँ पे ये थी हमारी आज की क्लास, और इससे आगे जो हमारी क्लास होगी उसके अंदर हम इन 2 क्लासों के अलावा जो भी हमारे फैक्ट बचते हैं उससे संबंधित हम क्वेश्चन आंसर करेंगे, या अगर बात की जाए PYQ। ठीक है, इससे क्या है, हमारे इनके अलावा जो भी कुछ भी फैक्ट बचते हैं, जैसे कि प्रथम राज्यपाल कौन था, प्रथम निर्वाचित जो अगर बात करें कि राज्यपाल वह कौन थे, या मैं बात करूं कि इससे पहले राज्यपाल से संबंधित राजप्रमुख व्यवस्था थी, तो राज्यपाल व्यवस्था कब से शुरू हुई, इन सब का जो जिक्र है हम आगे वाली क्लास में करेंगे, और उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ हम क्वेश्चन आंसर पे चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है, और अगर आपने सृष्टि क्लासेस का चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, और कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये क्लास कैसी लगी। तो आज के लिए धन्यवाद।